नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। इजराइल और सऊदी अरब के सिर्फ उतने ही ताल्लुकात नहीं हैं जितने अब तक सामने आते रहे हैं। मैं अब से पहले भी कहता रहा हूं कि अमेरिका, इजराइल और दूसरे वेस्टर्न मुल्क सऊदी अरब और ईरान को ये कहते हुए दूर करते रहे हैं कि ईरान उसके लिए बड़ा खतरा है, इसलिए वो उनके नज़दीक हो जाए। ईरान के न्यूक्लियर बम के इल्ज़ामात भी इसीलिए लगाए गए थे कि इस बहाने पाबंदियां भी लगाई जाएं और अरबों को भी ईरान से दूर रखा जाए। अब खबर यह है कि सऊदी अरब दक्षिणी इजराइल के शहर एलियट तक पाइपलाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है ताकि नेचुरल गैस खरीद सके और अपना तेल मेडिटेरेनियन सी के किनारे हैफा बंदरगाह से यूरोप और दूसरे मुल्कों तक पहुंचा सके। खबर में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। लेबनान के अखबार अल खलीजुल जदीद से जो खबर आई है उससे सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब ईरान के डर से इजरायली बंदरगाह से अपना तेल बेच रहा है? क्या सऊदी अरब और इजराइल ईरान के खिलाफ जंग करेंगे? लेबनान के इस अखबार ने लिखा है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच नज़दीकियों की खबरें आ रही थीं। इस लेबनान के अखबार में फ्रैंक मेजमार के जरिए लिखे गए आर्टिकल में जो बात सामने आई है वो ये कि खाड़ी में तनाव को देखते हुए सऊदी अरब को तेल एक्सपोर्ट के लिए नए रास्तों की तलाश है। ये इजराइल की तरफ उसका झुकाव एक तरह से इस वजह से भी है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए साउथ इजराइल के बड़े शहर एलियट, जो कि सऊदी अरब की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, से एक पाइपलाइन बिछाने के प्रपोजल पर इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। अखबार ने आगे लिखा है कि अगर ये पाइपलाइन बिछ गई तो फिर सऊदी अरब के तेल को इस पाइपलाइन के जरिए इजराइल की हैफा बंदरगाह पहुंचाना आसान हो जाएगा और इस तरह से सऊदी अरब अपना तेल यूरोप और पश्चिमी मुल्कों को बेच सकेगा। इस तरह से वो ईरान की तरफ से निशाने पर रहने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट और यमन के दक्षिण पश्चिम में बाबुल मंदब स्ट्रेट से तेल भेजने से बच जाएगा, जहां उसे हमेशा ईरान का डर लगा रहता है। बाबुल मंदब लाल सागर यानी रेड सी के मुहाने पर है, जो सऊदी अरब के तेल के एक्सपोर्ट का अहम रास्ता है। यमन में जैसे हालात नजर आ रहे हैं, हूथी जिस तरह से हावी होते नजर आ रहे हैं, वो रास्ता भी सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये रास्ता भी एक तरह से ईरान को पसंद करने वाले हूथियों के हाथ में जाने वाला है। सऊदी अरब इजराइल के रास्ते आने वाले वक्त में अपने तेल के एक्सपोर्ट को नॉर्मल तरीके से एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारी कर रहा है। लेबनान का अखबार अल खलीजुल जदीद आगे लिखता है कि उधर इजराइल के पास अपनी पाइपलाइन फैलाने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए अगर सऊदी अरब का उसे सहयोग यानी सपोर्ट मिल जाता है तो इससे उसके लिए ये पाइपलाइन भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन तक फैलाना मुमकिन हो जाएगा। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ओक्लाहामा यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडी सेंटर के हेड जोशडा लैंडिस का कहना है कि सऊदी अरब किसी भी हालत में ईरान के साथ जंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इससे उसकी तबाही होगी, जबकि ईरान इराक के रास्ते से सीरिया से ज़मीनी कांटेक्ट बनाने की कोशिश में है और इस रास्ते से वो सीरिया की गोलान पहाड़ियों, जो कि इजराइल के कब्जे में हैं, और लेबनान के साथ मिलने वाले इजरायली बॉर्डर तक ज़मीनी रास्ते से पहुंच जाएगा। इस इलाके को अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब शिया क्रिसेंट कहते हैं। आपको बता दूं कि इराक में जो हाल ही के दिनों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल इसलिए समझे जा रहे हैं कि इराक और सीरिया के बीच ज़मीनी बॉर्डर कायम हाल ही में खोल दिया गया है, जिस पर अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों में बेचैनी बढ़ी है। अब तेहरान से बैरूत तक ज़मीनी रास्ते से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद इजराइल में भी खौफ पाया जा रहा है। इजराइल ने हाल ही में कई बार कहा है कि ईरान इजराइल को चारों तरफ से घेर रहा है। ईरान भी फिलिस्तीन के हमास, जिहाद इस्लामी और लेबनान के हिजबुल्लाह को मदद देने को
कभी नहीं छुपाता है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि 14 सितंबर को यमन के हूथियों के जरिए सऊदी अरब के आरामको तेल कारखानों पर हुए हमलों के बाद सऊदी अरब का तेल प्रोडक्शन आधा हो गया है। सऊदी अरब और अमेरिका ने इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया था। इस अखबार ने आगे लिखा है कि इन सब के अलावा रियाज के सामने यानी सऊदी अरब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उसके लीडर्स की खराब होती इमेज है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में हुई हत्या के मामले में पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं और यमन की जंग की वजह से पूरी दुनिया में सऊदी अरब की कड़ी आलोचना हो रही है। इन हालात में सऊदी अरब के पास एक कार्ड इजराइल के लिए लचकदार रवैया है जिसके सहारे वो अमेरिका में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार के जमाने में 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी जिसके बाद ईरान के खिलाफ बहुत सी पाबंदियां हटाई गई थी। इससे इजराइल और सऊदी अरब खुश नहीं थे। इस डील को डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म करके एक तरह से न सिर्फ ईरान बल्कि यूरोप और बहुत से मुल्कों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सऊदी अरब ईरान से टकराव की वजह से काफ़ी नुकसान उठा रहा है। आरामको पर ईरान के नज़दीकी समझे जाने वाले हूथियों के ड्रोन हमलों से उसका तेल प्रोडक्शन आधा हो गया है। इस हमले से ये साफ हो गया कि सऊदी अरब ईरान और उसके दोस्तों के सामने कितना कमज़ोर है और आने वाले वक्त में इस तरह के हमले किस तरह से सऊदी अरब को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तेल सऊदी अरब की इकोनॉमी की बुनियाद है। लेबनान का अखबार आगे लिखता है कि यही वजह है कि सऊदी अरब और इजराइल ईरान के साथ परमाणु समझौते के खिलाफ थे और दोनों ही का ख्याल था कि ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। इन सब के बावजूद इजराइल ईरान और सऊदी अरब के झगड़े में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। उसकी वजह भी साफ है। इजराइल को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर उसने सऊदी अरब और ईरान के झगड़े में हिस्सा लिया तो उसे इससे कुछ फ़ायदा मिलने के चांस बहुत कम है, लेकिन नुकसान ज़रूर हो सकता है। फ्रैंक मेजमार ने अपने लेख में आगे लिखा है कि फारस की खाड़ी की सरकारें जो सऊदी अरब की दोस्त हैं ये चाहती हैं कि वाशिंगटन इलाके पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दे, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अमरीकी लंबी लड़ाइयों में फौजी कोऑपरेशन से थक चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अब अमेरिका को खाड़ी के तेल की भी ज़रूरत नहीं है और ट्रंप ने तो कई बार जोर दिया है कि जिन लोगों को फारस की खाड़ी के तेल की तिजारत से फ़ायदा मिल रहा है वही इस इलाके की सुरक्षा का खर्चा भी उठाएं। हाल ही में दुबई में एक इंटरनेशनल तिजारत मेला होने वाला है। इजराइल इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा लेगा। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इजराइल के बारे में एक जैसी ही फॉरेन पॉलिसी है। सऊदी अरब के इजराइल से ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में ज़्यादा दुनिया के सामने आए हैं। ट्रंप के दामाद और सलाहकार जारेड कुशनर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अरब मुल्कों को इजराइल के नज़दीक लाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन किसी की अभी तक हिम्मत नहीं हो रही कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन मुल्कों की जनता अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़ी हो सकती है। नवंबर 2018 से भारत भी अमेरिका के जरिए न्यूक्लियर डील से हटने और उसके बाद बनाए गए दबाव की वजह से ईरान से तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। मुझे यकीन है कि सिर्फ इस दबाव की वजह से भारत को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका होगा। अगर RTI डाली जाए तो इसकी डिटेल सामने आ सकती है। देखा आपने, सऊदी अरब को ईरान से डराकर इजराइल के कितना नज़दीक पहुंचा दिया गया है। ये कमाल है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका और इजराइल के असर वाले मीडिया की कैंपेन का कि ईरान को मुसलसल दुश्मन की शक्ल में पेश किया जाता रहा और अब सऊदी अरब के तेल का एक्सपोर्ट इजराइल के रास्ते से कराने की कोशिश है ताकि सऊदी अरब खुद इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ले और फिलिस्तीनियों के खिलाफ होने वाली इजराइल की फौजी कार्रवाइयों पर खामोश रहे और सऊदी अरब के इजराइल के दोस्त बादशाह को खादिमुल हरमैन का तमगा पहनाकर मुसलमानों का लीडर बताया जाता रहे। मुझे यकीन है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों को अब तक मिडिल ईस्ट की सियासत काफ़ी हद तक साफ नज़र आने लगी होगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि मिडिल ईस्ट के मीडिया पर पूरी तरह नज़र रखी जाए और आप तक हकीकतें पहुंचाई जाती रहें। ये सब कहानी शिया और सुन्नी के नाम पर सारे मुस्लिम मुल्कों को कमज़ोर करने की कहानी है। अगर हकीकत होती तो कभी ईरान के किसी लीडर ने
किसी अरब मुल्क के खिलाफ बयान दिया होता। वो तो सिर्फ ये कहता है कि अमेरिका बड़ा शैतान है और उसे इस इलाके से बाहर जाना चाहिए। हम इलाके के मुल्क अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।